EC takes decision on every aspect of conduct and control of election from the announcement of elections to the declaration of results. EC क्या करती है? EC डिसीजन लेती है हर एस्पेक्ट के लिए, प्रत्येक एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शंस. इलेक्शन कमीशन प्रत्येक एस्पेक्ट इलेक्शन को कैसे करवाना है और इलेक्शन को कंट्रोल करने का काम, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट तक जो का जितना भी डिसीजन लेने होते हैं, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन के हाथ में होते हैं. इलेक्शन कमीशन इन सब से रिलेटेड डिसीजन लेती है. इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट. ये कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने का काम करती है तथा जो भी कोई भी कैंडिडेट्स इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन के टाइम में कुछ वायलेट करता है, कुछ गलत काम करता है, इलेक्शंस को गलत करने का कोशिश करता है, उसको पनिश भी करती है. ड्यूरिंग द इलेक्शंस पीरियड द EC कैन, इलेक्शन पीरियड के दौरान टाइम में, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस. इलेक्शन पीरियड के टाइम ये इलेक्शन कमीशन ऑर्डर देता है गवर्नमेंट को टू फॉलो सम गाइडलाइंस, कि वो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करे, टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स टू इनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शंस. यानी कि इलेक्शन पीरियड के टाइम, इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है कि वो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करे और यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर का पर रोक लगाए, साथ में टू इनहांस इट्स चांसेस टू विन, और अपने जीतने की चांसेस को गवर्नमेंट रिसोर्सेज द्वारा जो अपने जीतने के चांसेस हैं और उनको कम करे, उनको बंद करे, साथ में टू विन इलेक्शंस और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, चांसेस टू विन इलेक्शंस और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल. वो अपने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ट्रांसफ़र पर रोक लगाए, ट्रांसफ़र पर बंद करे. When on elections, election duty government officers work under the control of the EC, not the government. इलेक्शन के टाइम में क्या होता है? When on election duty government officers work under the control of the election commission, not the government. ड्यूटी के टाइम, इलेक्शन कमीशन के टाइम में जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशंस के टाइम में जो भी कैंडिडेट्स, जो भी ऑफिशियल्स इलेक्शन करवाते हैं, जो भी ऑफिसर्स इलेक्शन करवाते हैं, तो वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते. वो गवर्नमेंट कुछ भी कहे, उनको इलेक्शन कमीशन उस टाइम वो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के अंडर में होते हैं. इलेक्शन कमीशन उनको इलेक्शन कमीशंस की गाइडलाइंस को मानना पड़ता है. इलेक्शन कमीशन जैसा करती है वैसा उनको करना पड़ता है. गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को उन्हें फॉलो नहीं करना पड़ता. उन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा जो भी गाइडलाइंस फिक्स किए उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है. यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ कहता है तो उनकी बातों को वो जब तक इलेक्शन कमीशन उसकी परमिशन नहीं देता वो उनको नहीं मान सकते. उनको इलेक्शन कमीशन के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इलेक्शंस करवाने होते हैं. When election officials come to the opinion that polling was not fair, when election officials come to the opinion, जब इलेक्शन ऑफिशियल्स opinion that polling was not fair in some booths or even on entire constituency, they order a repoll. जब भी इलेक्शन ऑफिशियल, जो भी अधिकारी इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं इलेक्शन के टाइम में होते हैं, वो अगर ओपिनियन देते हैं कि वहाँ पर इलेक्शंस फेयर नहीं हुआ है, इलेक्शंस बूथ जिस इलेक्शन बूथ के ऊपर जिस बूथ पर वोटिंग हुई है वहाँ पर इलेक्शन अगर फेयर नहीं हुआ है, तो वो इलेक्शन कमीशन को तो दोबारा से उन रीजन्स उन कॉन्स्टिट्यूंसी पर दोबारा वोटिंग होती है. पॉपुलर पार्टिसिपेशन अनदर
अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इंडियन इलेक्शन प्रोसेस, दूसरा तरीका इंडियन इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करने का। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ टू सी वेदर पीपल्स पार्टिसिपेट इन इट विद एंथुसाइज्म। हमारे इंडियन पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन के अंदर क्या है, जो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस को चेक करने का अलग दूसरा तरीका क्या है, इज़ टू वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद एंथुसियाज्म। वेदर पीपल, क्या लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, सहानुभूति के साथ लोगों ने इलेक्शन के अंदर शामिल हुए हैं। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर पीपल्स विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। यदि इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होते हैं तो पीपल्स पॉपुलर पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों की भी होती है। यदि लोगों को लगता है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं हो रहे तो लोग उस तरह के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वोटर्स टर्न आउट इन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। वोटर इंडिया के अंदर वोटिंग परसेंटेज क्या है, वोटिंग परसेंटेज इंडिया के अंदर वोटिंग परसेंटेज इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर इलेक्शन ईयर 1991 और 2015, 1991 और 2015 के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं, 1991 में क्या था, वोटिंग परसेंटेज जो इंडिया की थी, इंडिया की जो वोटिंग परसेंटेज थी, इंडिया और यूके की जो वोटिंग परसेंटेज, सबसे ऊपर यूनाइटेड किंगडम है, देन इंडिया है। यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया, इंडिया की वोटिंग परसेंटेज जो 78% थी, इंडिया की वोटिंग परसेंटेज 78% थी, इंडिया की वोटिंग परसेंट एट द टाइम ऑफ 1991, और जो यूनाइटेड किंगडम की वोटिंग परसेंट 56% थी। और इलेक्शन ईयर 2 तो उसके बाद इंडिया की वोटिंग परसेंट 58, इंडिया की वोटिंग परसेंट 58, फिर यूके की 72 कम हो गई, इंडिया की 62 बढ़ गई, फिर इंडिया की 60 कम हो गई, देन फिर और कम हो गई इंडिया की वोटिंग परसेंट 59। नाउ इन 2015 यूनाइटेड किंगडम की वोटिंग परसेंट 66 एंड इंडिया आल्सो वोटिंग परसेंटेज 66%। नाउ people's participation in election is usually measured by voters turnout figure। हम पीपल्स की, लोगों की भागीदारी इलेक्शन के अंदर, पीपल्स पार्टिसिपेशन को इलेक्शन के अंदर यूजली उसकी मेजरमेंट ऑफ वोटर टर्नआउट फिगर से करते हैं। यूजली हम इसकी मेजरमेंट वोटर टर्नआउट यानी कि सामान्यतः यानी कि जनरली हम उसकी मेजरमेंट इसकी मेजरमेंट वोटर्स टर्नआउट द्वारा करते हैं, वोटर्स टर्नआउट के फिगर्स द्वारा करते हैं। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स। टर्नआउट क्या करता है, टर्नआउट डेमोन्स्ट्रेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर, यानी कि वोटिंग परसेंट हमें परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स को बताता है कि कितने परसेंट एलिजिबल वोटर्स हैं। जो टर्नआउट हमें बताता है कि टर्नआउट्स इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर। टर्नआउट हमें परसेंट, जो वोटर्स टर्नआउट है हमें एलिजिबल वोटर्स की परसेंटेज को बताता है कि कितने लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। वो एक्चुअली कास्ट देयर वोट, जो कि वास्तव में वो अपने वोट डाल सकते हैं, वो एक्चुअली कास्ट देयर वोट। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, लास्ट के 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों से द टर्नआउट इन यूरोप, जो टर्नआउट है यूरोप के अंदर, ओवर द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइंड इन यानी कि जो यूरोप के अंदर लास्ट 50 ईयर्स के अंदर, लास्ट 50 ईयर के अंदर जो टर्नआउट है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो कम होता जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ ईदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। इंडिया के अंदर क्या है, जो टर्नआउट, वोटिंग की जो टर्नआउट है वो या स्टेबल है और वो या बढ़ रही है, एक्चुअली गोन अप, वास्तव में वो बढ़ रही है। यानी कि वोटर्स की जो टर्नआउट है, वोटर्स टर्नआउट है एक्चुअली कास्ट देयर वोट, यानी कि टर्नआउट में क्या रिप्रेजेंट करता है, टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर, टर्नआउट इंडिकेट्स द टर्नआउट परसेंट ऑफ एक्चुअल वोटर्स और परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर, यानी वास्तव में जो लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट हमें टर्नआउट करता है। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स से यूरोपियन कंट्रीज
जो यूरोप कंट्री है जिसमें नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर टर्नआउट की फिगर, वोटिंग पर्सन जो टर्नआउट फिगर है यानी कि एलिजिबल वोटर्स की संख्या कम हो रही है, परसेंटेज कम हो रही है। इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ ईदर रिमेंड स्टेबल। इंडिया के अंदर वोटिंग टर्नआउट क्या है? वोटिंग की परसेंटेज, एलिजिबल वोटर की परसेंट। इंडिया के अंदर एलिजिबल वोटर्स की टर्नआउट, एलिजिबल वोटर्स यानी कि जो टर्नआउट है, वोटिंग परसेंट है, वो या तो स्टेबल है या एक्चुअली बढ़ रही है। इन इंडिया द पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल। इंडिया के अंदर जो पुअर इलिटरेट हैं या अंडर प्रिविलेज पीपल हैं, इंडिया के अंदर जो पुअर इलिटरेट, जो कि पुअर इलिटरेट हैं, साथ में अंडर प्रिविलेज, जिनकी अंडर प्रिविलेज जो कि बैकवर्ड क्लास यानी कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, यानी कि वीक सेक्शन वर्ग के जो पीपल्स हैं, पीपल्स वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। इंडिया के अंदर मोस्टली क्या देखा गया है? इंडिया के अंदर जो पीपल्स पार्टिसिपेशन के रूप में वोटिंग के अंदर जो पीपल पार्टिसिपेशन देखी गई है इंडिया के अंदर, वो पुअर इलिटरेट पर्सन ज़्यादा है। पुअर और इलिटरेट पर्सन ज़्यादा लार्ज स्केल पर वोटिंग करते हैं, ज़्यादा वोटिंग करते हैं, यानी कि ज़्यादा वोटिंग के टाइम में पुअर और इलिटरेट पर्सन या अंडर प्रिविलेज्ड जो कमज़ोर सेक्शन, वीक सेक्शन के जो लोग हैं, वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में, ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन, यानी रिच और प्रिविलेज सेक्शन के लोगों द्वारा कम वोटिंग होती है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी। अगर हम इसको तुलना वेस्टर्न डेमोक्रेसी से करें, फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अगर हम इसकी तुलना, इसके कंपैरेटिव हम अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को लें, पुअर पीपल, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एग्जांपल के लिए हम यूएसए को लें, पुअर पीपल अफ्रीकन अमेरिकन हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल, मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल। जो हमारा, अगर हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर लें, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पुअर पीपल अफ्रीका और अमेरिकन्स के लें। अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर लें, अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिकन के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर लें और पुअर पीपल को देखें और अफ्रीकन अमेरिकन्स को देखें और हिस्पैनिक्स के वोटिंग को देखें, तो मच लेस देन रिच, इनकी जो वोटिंग है मच लेस देन रिच एंड द वाइट पीपल, यानी कि इनकी वोटिंग जो परसेंटेज है वो वाइट पीपल से बहुत कम है, मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल, यानी कि रिच और वाइट पीपल से इनकी परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम है। वोटर्स टर्न आउट इन इंडिया एंड अस बाय सोशल ग्रुप, वोटर्स टर्न एंड अस बाय सोशल ग्रुप के वोटर टर्न आउट इंडिया के अंदर, सोशल ग्रुप के अंदर, इन इंडिया एंड अस बाय सोशल ग्रुप है ना। इंडिया के अंदर जो परसेंटेज है, इंडिया के अंदर परसेंटेज है वोटर्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा, अकॉर्डिंग सोशल ग्रुप से जो इंडिया के लेटेस्ट डेटा 2004 के हैं, ये डेटा है 2004 के डेटा के अकॉर्डिंग। वोटर्स टर्न आउट इन इंडिया, इंडिया के अंदर वोटिंग परसेंटेज क्या है, वोटिंग एलिजिबल वोटर्स की संख्या 2004 के अंदर और उसके सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग। अपर ओबीसी एससी एसटी, अपर ओबीसी एससी एसटी के अंदर वोटर टर्नआउट परसेंटेज, अपर कास्ट के अंदर इंडिया की जो परसेंटेज है 56%, इंडिया के अंदर 56, 2004 में इंडिया के अंदर 56% वोटिंग करने वाले लोग थे। अपर कास्ट के अंदर इंडिया के अंदर 56% थे, ओबीसी के अंदर 58%, यानी कि ओबीसी के पर्सन इंडिया के अंदर एज कंपेरेटिव अपर कास्ट से ज़्यादा थे, यानी कि यहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा, ओबीसी कैटेगरी के पर्सन ज़्यादा, ओबीसी कैटेगरी के लोगों का परसेंटेज वोटिंग टर्नआउट अधिक है, मोर है, एज कंपेरेटिव एससी 60% एससी कैटेगरी के लोग वोटिंग करते हैं, 60% एससी कैटेगरी के लोग वोटिंग करते हैं। एसटी कैटेगरी के लोगों की वोटिंग परसेंट, एसटी कैटेगरी के लोगों का वोटिंग परसेंट 61 है, 61% एसटी कैटेगरी के लोगों का वोटर्स टर्नआउट जो है 61% है, 61% वोटर्स टर्नआउट की जो परसेंटेज है 56% अपर कास्ट के अंदर है, 56% अपर कास्ट के अंदर है और 58% वोटर्स टर्नआउट इन ओबीसी एंड एससी के अंदर 60, यानी कि जैसे जैसे हम ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस की ओर जो जाते जा रहे हैं वैसे इंडिया के अंदर परसेंटेज उनकी वोटिंग परसेंटेज वोटर्स टर्नआउट परसेंट अब मोर है,
एज़ कम्पेयर टू अपर कास्ट की सिर्फ 56% है, जबकि SC की वोटिंग परसेंट 60 है, SC की 60% है, यानी कि 4% ज़्यादा है। SC से ज़्यादा OBC की 58% एंड टू मोर परसेंट ऑफ ST 61%। ST की जो वोटिंग परसेंट है 61% है। ST के अंदर वोटिंग डालने वाले 61% पीपल्स वोटिंग करते हैं ST के अंदर, एज़ कम्पेयर टू अपर कास्ट 5% लेस देन, यानी कि अपर कास्ट के लोगों की वोटर्स टर्न आउट 5% लेस देन ST। USA के अंदर क्या है, वाइट पीपल्स का डोमिनेंस ज़्यादा है। वाइट पीपल्स का USA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर वाइट लोग, ब्लैक पीपल्स और हिस्पैनिक का ओनली 28% USA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, और ब्लैक पीपल्स 56% वोटिंग करते हैं, जबकि US के अंदर यूनाइटेड स्टेट के लोगों को 60% वोटिंग होती है। यूनाइटेड स्टेट्स के पर्सन्स द्वारा 60%, यूनाइटेड स्टेट के जो वाइट पीपल्स हैं उनके द्वारा 60% वोटर टर्नआउट परसेंट उनका 60% है। यानी कि दिस इज द कंपैरेटिवनेस बिटवीन US एंड सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कंपैरेटिवनेस है इंडिया और US के बीच में। इंडिया के अंदर रिच पर्सन्स के बीच में ज़्यादा है परसेंटेज, जबकि अमेरिका के अंदर वाइट पीपल्स यानी कि जो रिच प्रिविलेज पर्सन्स हैं उनकी वोटर्स टर्नआउट अधिक है। थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड जो पीपल्स पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग थर्ड फीचर, यानी कि हम पीपल्स पार्टिसिपेशन स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलर पार्टिसिपेशन जिसमें कि पीपल्स को शामिल किया है। थर्ड वन हमारा कॉमन पीपल इन इंडिया। थर्ड, इंडिया के अंदर कॉमन पीपल, जो सामान्य जनता है इंडिया के अंदर, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। यानी कि इंडिया के अंदर जो सामान्य जनता, आम जनसंख्या, उनका ज़्यादा अटैचमेंट है इलेक्शन के प्रति। वो ज़्यादा एज़ कम्पेरेटिव जो रिच पर्सन, ऑफिशियल जो पढ़े लिखे पर्सनस हैं, जिनकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटस अच्छा है, जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छा है, उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता इलेक्शन के अंदर, जबकि एज़ कम्पेरेटिव कॉमन पीपल इज़ मोर अटैचमेंट टुवर्ड्स इलेक्शन। कॉमन पीपल्स के लिए इलेक्शन के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट रहती है। कॉमन पीपल्स इज़ मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स इलेक्शन। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। दे फील दैट, वो महसूस करते हैं, दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग ए प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। वो महसूस करते हैं कि इलेक्शन के द्वारा वो पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। वो पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर ला सकते हैं टू अडॉप्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट करने के लिए, टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। यानी कि वो ऐसी पॉलिसी के लिए प्रेशर में लाने को पसंद करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इलेक्शन को इसलिए करवाना चाहते हैं कि वो, जिससे कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम को अडॉप्ट करें जो कि उनके फेवरेबल हों। यानी कि जो इलेक्शंस, जो रिच कॉमन पीपल्स होते हैं उनकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं थ्रू इलेक्शंस पे क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ज़्यादा प्रेशर लाना पसंद करते हैं, जिससे कि वो उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए प्रेशर इसलिए लाते हैं जिससे कि वो ऐसे प्रोग्राम, वो सोचते हैं कि उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे प्रोग्राम कि उनको, क्योंकि उनका इकोनॉमिक स्टेटस कमज़ोर रहता है, वो सोचते हैं कि वो अगर उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ज़्यादा अटैचमेंट दिखाएंगे और उनके प्रति ज़्यादा प्रेशर मिलाएंगे, वो ऐसी पॉलिसी लागू करेंगे जो कि उनके वेलफेयर के लिए होंगी। दे आल्सो फील, वो ये भी महसूस करते हैं, दे आल्सो फील्स दैट देयर मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। दे आल्सो फील्स दैट देयर वोट मैटर्स, वो ये भी महसूस करते हैं कि उनका जो वोट मैटर्स है, दैट दे आल्सो फील्स दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे, इस तरीके से जो वोट मैटर चल रहा है, वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री, मैटर्स इन द वे, यानी कि वोट मैटर्स के अकॉर्डिंग उनके कंट्री के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं। दे आल्सो फील्स दैट, वो ये भी महसूस करते कि दैट देयर वोट मैटर्स इन द कंट्री, इंडिया के अंदर जो वोट से संबंधित मुद्दे चल रहे हैं, इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री, उसी मैटर्स में थिंग्स को भी चलाया जाना चाहिए, चीज़ों को भी रन किया जाना चाहिए। डू यू थिंक योर वोट मेक्स ए डिफरेंस, क्या आप ये विचार करते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि आपका वोट्स एक डिफरेंस बना सकता है? डू यू थिंक, क्या हम विचार कर सकते हैं कि हमारा वोट्स एक डिफरेंस को
डिफरेंस को क्रिएट कर सकता है? डू यू थिंक? जैसे कि हमारा डोंट नो, हम क्या हमारा परसेंटेज है कि हम ऐसा नहीं जान सकते कि हम ये जान सकते कि हमारा वोट एक डिफरेंस बना सकता है, वोट एक अंतर ला सकता है। इसमें डोंट नो की जो आंसर है डू नॉट नो को कहने वाले 15% है। डोंट नो को कहने वाले अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ नेशनल इलेक्शन स्टडी, हमारा जो राष्ट्रीय इलेक्शन स्टडी के राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन के अनुसार, राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन के अनुसार जो सोर्स है CSDS के अनुसार जो हमें डाटा मिले हैं, CSDS के अनुसार जो हमें डाटा मिले उसके अकॉर्डिंग डोंट नो को कहने वाले 15% है। डोंट नो को कहने वाले लोग 15% है। और हैज़ नो अफेक्ट, हैज़ नो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा कहने वाले 18% है। हैज़ अफेक्ट 67%, यानी कि हमारा वोट चेंज ला सकता है, इसको कहने वाले मैक्सिमम पर्सन है 67% पर्सन थिंकिंग अबाउट दैट कि वोट्स कैन मेक चेंज, वोट्स कैन मेक ए डिफरेंस। 67% थिंकिंग दैट वोट्स कैन मेक ए डिफरेंस, वोट्स कैन मेक ए डिफरेंस, वोट्स डिफरेंस ला सकता है। नाउ वी स्टडी से फोर्थ पॉइंट, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स। वोटर्स का इंटरेस्ट क्या है? द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इंटरेस्ट ऑफ वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग। इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर जो हैज़ बीन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स, यानी कि वोटर्स का जो इंटरेस्ट है इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर बढ़ रहा है। वोटर का इंटरेस्ट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर बढ़ रहा है ओवर द पिछले कुछ सालों से वोटर्स की जो रुचि है, वोटर्स का जो इंटरेस्ट है इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ चुनाव संबंधित गतिविधियों में बढ़ रहा है। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस के दौरान क्या हुआ? मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन ए कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। 2004 के इलेक्शन के अंदर 1/3 वोटर्स शामिल हुए थे कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर। 2004 इलेक्शंस के अंदर 2004 चुनाव के अंदर 1/3 वोटर्स शामिल हुए थे, या 1/3 वोटर्स शामिल हुए थे इलेक्शन कैंपेन रिलेटेड, यानी कि कैंपेन से संबंधित गतिविधियों, यानी कि इलेक्शन जो लीडर्स द्वारा जो इलेक्शन कैंपेन करवाए गए थे उसमें लोग जो शामिल हुए थे उनकी संख्या थी मोर देन 1/3 वोटर्स, यानी कि वोट डालने वाले 1/3 वोटर्स इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हुए थे। दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी इलेक्शन के अंदर, किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर इंडिया के अंदर, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, जो लोग एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में शामिल होते हैं इंडिया के अंदर। ये हमारा सर्वे है नेशनल इलेक्शन स्टडी 1996 से 2004 के बीच में हमारी जो स्टडी की गई है CSDS के अकॉर्डिंग, यानी कि दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, जो कि एनी इलेक्शन एक्टिविटी के अंदर शामिल हुए इंडिया के अंदर, जो एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर शामिल हुए हैं, जो इंडिया के अंदर एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हुए हैं, किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में शामिल हुए हैं, वो इलेक्शन ईयर 1996 के अंदर उनका जो परसेंटेज था 8%। इलेक्शन 1996 के अंदर किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर जो लोगों का शामिल होने का परसेंट था 1996 के अंदर जो था 8%। 1996 के अंदर 8% लोग इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शामिल हुए। 1996 के अंदर 8% जो लोग शामिल हुए थे इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर, और 1998 के अंदर 13%, यानी कि उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। और 1998-9 के अंदर इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शामिल होने वाले लोगों की संख्या थी 21%। 1999 में इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शामिल होने वाले लोगों की संख्या थी 21%। एंड इन 2004 के अंदर इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर जो लोग शामिल हुए थे 32%, यानी कि 2004 ईयर के अंदर इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर 32% पीपल्स इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हुए। 32% इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शामिल हुए।
एक्सेप्ट ये हमारा जो डेटा था 1996 से 2004 का था, नेशनल इलेक्शन स्टडी द्वारा हमें दिया गया। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, हम क्या चीज़ एक्सेप्ट, इलेक्शन आउटकम से हमें क्या मिलता है? इलेक्शन, हम किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्या चीज़ को मानते हैं? इलेक्शन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? आउटकम। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, चुनावी रिजल्ट से हमें क्या, किस चीज़ को माना जाता है? चुनावी रिजल्ट परिणाम से हम किस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं? द आउटकम ऑफ इंडिया इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इंडिया का जो इलेक्शंस का जो आउटकम है वो अपने आप में ही स्पीक करता है, अपने आप से ही स्पीक करता है, अपने आप में ही बोलता है। जो रिजल्ट निकल के आता है इंडियन इलेक्शंस का, वो अपने आप में ही उसको चीज़ को व्यक्त करता है। द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लॉस इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, इंडिया के अंदर जो रूलिंग पार्टीज हैं वो रूटीनली कभी हारती कभी जीतती हैं, और रूटीनली लॉस इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल और स्टेट लेवल, इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग कर रही हैं, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो शासन चला रही हैं, जो एट प्रेजेंट में मौजूद है, जो शासन पावर में है, वो क्या करती हैं? वो टाइम टू टाइम हारती रहती हैं, यानी कभी हारती कभी जीतती हैं, यानी कि वो टाइम टू टाइम हारती रहती हैं नेशनल और स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वो जो रूलिंग पार्टी हैं, जो शासन में है, वो टाइम टू टाइम हारती रहती हैं। In fact, in every two out of the 3 elections, वास्तव में in every 2 out of 3 elections, 2 या 3 इलेक्शंस में से, वास्तव में 2 या 3 इलेक्शंस में से क्या होता है? In fact, in every 2 or 3 elections held in last 15 years, जो कि वास्तव में जो 2 या 3 सालों के अंदर जो इलेक्शंस हुए, इनफैक्ट जो इलेक्शंस हुए हैं लास्ट 15 ईयर्स के अंदर, इनफैक्ट यानी कि जो इलेक्शन हुए हैं, इनफैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शंस, वास्तव में प्रत्येक 3 में से, इन एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शंस, प्रत्येक 2 इलेक्शंस में से 3 इलेक्शंस, प्रत्येक 2 इलेक्शंस में से 3 इलेक्शंस जो हुए हैं 15 सालों में, जो प्रत्येक 3 इलेक्शंस में से जो 2 इलेक्शंस हुए हैं, प्रत्येक 3 इलेक्शंस में जो 2 इलेक्शंस हुए हैं, यानी कि पिछले 15 सालों में प्रत्येक 3 इलेक्शंस में से जो 2 इलेक्शंस हुए हैं, उनमें क्या हुआ है? द रूलिंग पार्टी लॉस्ट, द रूलिंग पार्टी हारी है, द रूलिंग पार्टी लॉस्ट, एक पार्टी हार चुकी है। इन द यूएस के अंदर, इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग, इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेयरली लॉसेस एन इलेक्शन। यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो सिटिंग इलेक्टेड इनकम्बेंट और जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जो पहले से मौजूद रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पहले से चयनित जो पावर के अंदर हैं, रेयरली लॉसेस, वो कभी कभार हारते हैं, रेयरली लॉस एन इलेक्शन इन इंडिया। रेयरली लॉस एन, जबकि इंडिया में क्या होता है? इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी और एमएलए लॉस इलेक्शन, लेकिन इंडिया के अंदर जो पहले से मौजूद एमपी और एमएलए हैं, वो आधे से ज़्यादा हारते हैं इलेक्शन के अंदर, यानी कि आधे से ज़्यादा उनकी इलेक्शंस को हारते हैं। जबकि यूएस के अंदर जो सिटिंग इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉसेस इलेक्शन, वो बहुत कम, कभी कभार ही उनकी हार देखने को मिलती है। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स, जो कैंडिडेट्स जाने जाते हैं, हु आर नोन टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स, एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लॉस इलेक्शन।
जो कैंडिडेट्स जाने जाते हैं इलेक्शंस के ऊपर वोट्स को खरीदने के लिए, वोट्स को पैसों में खरीदने के लिए, जो कैंडिडेट्स वोट्स को पैसों में खरीदने के लिए जाने जाते हैं वो जो कैंडिडेट्स वोट्स को पैसों में खरीदने के लिए जाने जाते हैं और जो कैंडिडेट्स क्रिमिनल कनेक्शन रखते हैं वो ज़्यादातर हारते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स ऑफन लॉस इलेक्शन, वो इलेक्शन हारते हैं। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, बेरिंग कम से कम, बहुत कम इलेक्शंस डिस्प्यूटेड, बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड। बहुत कम से कम यानी कि बमुश्किल से कुछ ही जो हमारे डिस्प्यूटेड इलेक्शंस है, बेमुश्किल कुछ ही जो हमारे विवादात्मक इलेक्शंस हैं, द इलेक्टोरल आउटकम को छोड़कर, बमुश्किल से कुछ डिस्प्यूटेड इलेक्शंस को छोड़कर जो इलेक्टोरल आउटकम्स हमारा जो निकल के आता है यूजुअली एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट किया गया है। एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय डिफीटेड पार्टी, एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी, यानी कि आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट, कि लोगों द्वारा। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्शन आउटकम आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स, इलेक्शन आउटकम को जनरली एक्सेप्ट किया जाता है कि पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड, कि पीपल्स द्वारा पार्टी की हार की गई है, पीपल्स द्वारा यानी कि जनता द्वारा पार्टी को हराया गया है, यानी कि जनता द्वारा जिस पार्टी को चाहा गया वही पार्टी जीत पाई है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए क्या चुनौतियां हैं? द मैनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शन, हमारे भारतीय इलेक्शंस के लिए काफ़ी लिमिटेशन और चैलेंज चुनौतियाँ हैं, काफ़ी लिमिटेशंस हैं। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए इंडिया के सामने काफ़ी फिर इंडिया के सामने कौन कौन सी क्या चुनौतियाँ हैं? फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए चुनौतियाँ क्या हैं? चैलेंजेस, फ्री और फेयर इलेक्शंस की चुनौतियाँ। द मैनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शन, इंडियन इलेक्शंस के लिए काफ़ी चुनौतियाँ और लिमिटेशन है। इंडियन इलेक्शंस के लिए काफ़ी चुनौतियाँ और उसकी सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशन है। दीज इंक्लूड, उसमें इंडियन लिमिटेशन में, इंडियन इलेक्शन लिमिटेशन में क्या क्या शामिल किया जाता है? उसमें शामिल करते हैं दीज इंक्लूड कैंडिडेट्स एंड पार्टीज। इंडियन इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की लिमिटेशन के अंदर इंडियन इलेक्शंस को फ्री और फेयर करवाने के लिए जो चुनौतियाँ हैं, जो चैलेंजेस है, उसके अंदर हम जो शामिल करते हैं उसमें हम इंक्लूड करते हैं उसके अंदर कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद ए लॉट ऑफ मनी, कैंडिडेट्स एंड पार्टी विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। कैंडिडेट्स और पार्टी जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनकी कोई श्योरिटी नहीं है इलेक्शन को जीतने की। मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, उनकी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू इंजॉय बिग and unfair advantage, but they enjoy a big and unfair advantage over smaller party and independents। लेकिन वो क्या करते हैं? बहुत बड़ा लाभ उठाते हैं छोटी पार्टियों, लेकिन वो लेकिन वो इस तरह के but they do enjoy a big and unfair advantage, लेकिन वो इस तरह से unfair, बहुत बड़ी और unfair advantage का मज़ा लेते हैं, को फ़ायदा उठाते हैं स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स पर अपना मज़ा, अपने इम्पोर्टेंस साबित करते हैं, अपना मज़ा उनके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाते हैं। यानी कि कैंडिडेट्स जिनके पास काफ़ी मनी है वो क्या करते हैं, लेकिन उनको किसी तरह की विक्ट्री की उनकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन वो इंजॉय करते हैं, बट दे इंजॉय बिगर, वो अनफेयर एडवांटेज, वे लोग इंडिपेंडेंट और स्मॉलर पार्टीज पर अपनी अनफेयर एडवांटेज लेते हैं। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, इंडिया के कुछ पार्ट्स पर, इन सब पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस, इंडिया के कुछ पार्ट्स पर जो कैंडिडेट्स क्रिमिनल कनेक्शंस हैं। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, इंडिया के कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन, इंडिया के कुछ पार्ट्स के ऊपर जो कैंडिडेट्स का कनेक्शन क्रिमिनल कनेक्शन से, द कंट्रीज कैंडिडेट जिन कैंडिडेट्स का क्रिमिनल कनेक्शन है,
इन सम इंडिया के कुछ पार्ट्स पर जिनका इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री पर जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है हैव बीन एबल टू पुश अदर, वो दूसरे को धकेलते हैं। हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्ट्रल रेस, वो दूसरों को इलेक्ट्रल रेस से निकाल देते हैं। एंड टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम मेजर पार्टी, और वो अपनी टिकट बना लेते हैं। और अपनी टिकट यानी कि इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर क्या है, कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल, जिन कैंडिडेट्स का क्रिमिनल कनेक्शन है इंडिया के अंदर, कुछ इंडिया के यानी कि अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर कुछ जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है, वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन्स को तो धकेल देते हैं। जो एलिजिबल पर्सन्स हैं उनको धकेल देते हैं, निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। पुश अदर आउट, वो दूसरों को बाहर निकाल देते हैं और खुद रेस में आ जाते हैं और अपनी टिकट को मेजर पार्टी से अपनी टिकट बना लेते हैं। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट, कुछ फैमिलीज क्या करती हैं, टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, वो अपनी पार्टीज को डोमिनेट करती हैं। उनकी प्रवृत्ति रहती है अपनी पार्टी को डोमिनेट करने की, अपनी पार्टी की प्रभुसत्ता, अपनी पार्टी को बनाने रखने की, उसका मजबूती बनाने की। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिलीज। जो ज़्यादातर फैमिलीज की प्रवृत्ति रहती है, ज़्यादातर जो फैमिली जिनका डोमिनेंस रहता है गवर्नमेंट के अंदर, वो क्या करती हैं, खुद की फैमिलीज़ को, जो खुद की फैमिलीज़ के रिलेटिव हैं उनको टिकट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो इस तरह की चैलेंजेस हमारी हमारा जो इलेक्शंस के अंदर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए हमारे सामने चुनौती है। इस तरह की समस्या हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। वेरी ऑफन इलेक्शन, बहुत कम इलेक्शंस के, ज़्यादातर हमें क्या देखने को, वेरी इलेक्शंस ऑफर लिटल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टी। वेरी ऑफन इलेक्शंस, बहुत कम, ज़्यादातर इलेक्शंस में क्या देखने को मिलता है, ज़्यादातर इलेक्शंस ऑफर करते हैं, ऑफर लिटल चॉइस टू ऑर्डिनरी, सामान्य नागरिकों को बहुत कम चॉइस प्रोवाइड करते हैं। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, यानी कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टीज, यानी कि मेजर पार्टीज आर क्वाइट, यानी कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को मेजर पार्टीज़ के अंदर बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। सिमिलर टू ईच अदर इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, और वही सेम सिचुएशन रहती है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं उनको, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को पॉलिसी और प्रैक्टिस के अंदर अगर वो पॉलिसी और प्रैक्टिस के लिए उनके तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। उनके लिए इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर उनके लिए पॉलिसी को स्थापित करना बहुत कम देखने को मिलता है, ना ही उनको प्रयोग में लाया जाता है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज। स्मॉलर पार्टीज होती हैं, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जो स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी, वे बहुत बड़ी डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है। यानी कि छोटी पार्टीज़ के लोगों को, छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बड़ी डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है एज़ कम्पेरेटिव बिगर पार्टीज़, यानी कि छोटी पार्टीज़ को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ज़्यादा परेशानियों को, ऑब्स्टेकल को सफ़र करना पड़ता है एज़ कम्पेरेटिव बिगर पार्टीज़। These challenges exist not just in India। इस तरह के जो challenges हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है, इस तरह के जो challenges हैं सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है। These challenges exist not only in India। These challenges exist not just in India, सिर्फ इंडिया के अंदर, बट आल्सो इन मैनी एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी, बल्कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ के अंदर भी हैं।
आल्सो यानी कि जो स्थापित लोकतंत्र है उनके अंदर भी इस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। डेफिनेशन, नाउ वी स्टडी द डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर। बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग क्या होता है? बूथ कैप्चरिंग स्पॉटेड, यानी कि जब बूथ कैप्चरिंग है कि जहाँ पर वोटिंग होती है, जहाँ पर वोटिंग होती है उसको कैप्चर करना, यानी कि जिस स्थान पर वोटिंग के लिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस पर वोटिंग के लिए जो रीजन फिक्स कर दिया गया, अगर उस पर जो परेशानी क्रिएट की जाती है उस पर उसको कैप्चर करने को हम बूथ कैप्चरिंग, जैसे कि स्पोर्टर्स और हायर्ड मस्कल मैन और पार्टी, जो स्पोर्टर्स और हायर्ड मस्कल मैन होते हैं, किराए पर लिए गए जो मस्कल मैन होते हैं पार्टी के, वो क्या करते हैं, और ए कैंडिडेट्स गेन फिजिकल कंट्रोल ऑफ ए पोलिंग बूथ, वो फिजिकल कंट्रोल अपना स्थापित करते हैं पोलिंग बूथ के ऊपर, एंड कास्ट फॉल्स वोट्स, और वहाँ पर गलत वोटिंग करवाई जाती है, बाय थ्रेटनिंग एवरीवन और बाय प्रिवेंटिंग जेन्युइन वोटर्स, या तो लोग वहाँ पर सभी को धमकी देकर इस तरह का काम करवाया जाता है, या फिर प्रिवेंटिंग जेन्युइन वोटर्स फ्रॉम रीचिंग द पोलिंग, और जेन्युइन वास्तविक लोगों को वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया जाता वोटिंग करने के लिए। नाउ कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से नॉर्म्स होती हैं, ए सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस। कोड ऑफ कंडक्ट एक शॉर्ट यानी कि एक कुछ टर्म एंड कंडीशंस की कुछ हिदायतें होती हैं जो जिनको मानना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट ए सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, यानी कि इलेक्शन के टाइम में कुछ एक गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस का एक नॉर्म्स तैयार की जाती है, गाइडलाइंस की एक नॉर्म्स का एक सेट तैयार किया जाता है जिसमें जो कि पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है। दिस इज नोन एज द कोड ऑफ कंडक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर्स इन ए जोग्राफिकल एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर्स इन ए जोग्राफिकल एरिया। हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? निर्वाचित क्षेत्र, वोटर्स इन ए जोग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज, यानी कि जो वोटर जिस जोग्राफिकल वोटर्स इन ए जोग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कोई एक लेजिस्लेटिव वोटर्स इन कोई एक रीजन होगा, जोग्राफिकल रीजन है जहाँ पर वोटर्स क्या करते हैं, वोटर अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और जहाँ से वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक जोग्राफिकल एरिया जहाँ से जहाँ से वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेटिव बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इनकम्बेंट सिटिंग, यानी कि जो द करंट होल्डर ऑफ ए पॉलिटिकल ऑफिस, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम में जो रूलिंग पार्टी का जो लीडर है, दिस इज द इनकम्बेंट, द करंट होल्डर ऑफ ए पॉलिटिकल ऑफिस, यानी कि पॉलिटिकल ऑफिस के एट प्रेजेंट टाइम में जिसने पॉलिटिकल ऑफिस को कंट्रोल कर रखा है। यूजुअली द चॉइस फॉर द वोटर्स इन इलेक्शन इज बिटवीन द इनकम्बेंट पार्टी और कैंडिडेट एंड दोज हु अपोज देम। यूजुअली यानी कि सामान्य रूप से वोटिंग के टाइम, इलेक्शन के टाइम में क्या देखने को मिलता है, वोटर्स के लिए चॉइस रहती है कि वो जो सिटिंग करंट होल्डर है या सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव और सिटिंग लीडर है या करंट होल्डर उस पार्टी का एट प्रेजेंट टाइम में जो करंट लीडर है उसको वो वोट देना चाहेंगे, या फिर जो एट प्रेजेंट टाइम उसको अपोज जो एट प्रेजेंट टाइम में जो लीडर है उसको जो विरोध कर रहे हैं उसका जो विरोध करने वाले रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे। दिस इज़ द सिटिंग। लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर कंडीशंस इन विच ऑल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, इसके अंदर कंडीशंस होती हैं जिसमें कि कंडीशन इन विच ऑल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन, जो कि इलेक्शन प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। एक कंडीशंस होती हैं जिसमें कि सभी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है जिसमें सभी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स एक कंडीशंस होती है जिसमें कि सभी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स इलेक्शंस के लिए प्रतियोगिता करते हैं। हैव
opportunities to appeal, have equal opportunities to appeal for votes and to carry out election campaign. उनके लिए समान अवसर दिए जाते हैं अपने वोट्स, अपने लिए वोट देने के लिए, एंड टू कैरी आउट इलेक्शन कैंपेन, और इलेक्शन कैंपेन करने के लिए भी उन्हें इस समान अवसर प्रोवाइड किए जाते हैं. दिस इज़ द लेवल प्लेइंग फील्ड. ये हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड था. नाउ वी स्टडी रिगिंग. व्हाट इज़ रिगिंग? नाउ वी स्टडी अबाउट रिगिंग. रिगिंग, fraud and malpractices. Fraud and malpractices indulged by a party. फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस जो पार्टीज और कैंडिडेट्स, फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस इंडल्ज्ड बाय पार्टी और कैंडिडेट्स टू इंक्रीज द वोट्स. यानी कि जो फ्रॉड, जो करप्टेड प्रयोग जो किए जाते हैं पार्टी और कैंडिडेट्स द्वारा अपने वोट्स को बढ़ाने के लिए. दिस इज़ द रिगिंग. दिस इज़ रिगिंग. इट इंक्लूड स्टफिंग बैलेट बॉक्सेस बाय फ्यू पर्सन. इसमें क्या किया जाता है? इसमें बैलेट बॉक्स जिसमें वोटिंग की जाती है उसको कब्जे में ले लिया जाता है कुछ पर्सन्स द्वारा. इट इंक्लूड स्टफिंग बैलेट बॉक्सेस बाय फ्यू पर्सन यूजिंग द वोट्स ऑफ अदर. यानी कि दूसरे लोगों को वोट, उसको हैंग करके दूसरे लोगों को वोट उसमें डाल दिए जाते हैं. रिकॉर्डिंग्स मल्टीपल वोट्स बाय द सेम पर्सन. यानी कि सेम पर्सन के लिए उतने ही वोट्स यानी कि वोटर्स जिस लीडर को वोट दिए उतने ही वोट एक ही लीडर के अंडर में उतने ही वोट डाल दिए जाते हैं. एंड ब्राइबिंग और कंसरिंग पोलिंग ऑफिसर टू फेवर ए कैंडिडेट. और रिश्वत दी जाती है पोलिंग ऑफिसर्स को उस कैंडिडेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने को, एक अपने कैंडिडेट को ज़्यादा, यानी कि उनको कहा जाता है कि आपको इस कैंडिडेट को ज़्यादा वोटिंग करवानी है तो उनके लिए उनको रिश्वत देकर ऐसा काम करवाया जाता है. दिस इज़ द रिगिंग. टर्न आउट, यानी कि द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन. द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन. दिस इज़ द टर्न आउट. यानी कि टर्न आउट क्या है? यानी कि ऐसे लोग, टर्न आउट को हम डिफाइन करते हैं यानी कि वोट देने के लिए एलिजिबल पीपल्स की परसेंटेज वोट देने के लिए एलिजिबल पर्सन्स की परसेंटेज इलेक्शन के अंदर. दिस इज़ द टर्न आउट.